स्तोत्रराजं पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे तस्यार्थसिद्धिं विधत्ते मार्गमध्ये भयं चाशुतोषी महेश शम्भो महादेव ते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हमारी राहु ग्रह पे शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के बारे में जिसमें ऑब्वियसली राहु ग्रह की तो इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसको मैं योग बोलूं या उसको मैं दोष बोलूं ये अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर योग के जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम है काल सर्प, जिसके नाम से ही लोगों के दिमाग में सिहरन सी दौड़ जाती है। अब ये जानना जरूरी है कि ये किसको पॉजिटिव फल देगा, किसको नेगेटिव फल देगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कालसर्प योग की जो डेफिनेशन है, वो जो उसका फॉर्मेशन है, वो कब बनता है और किस तरीके के फलों की तरफ वो संकेत करता है, और लास्ट में उसकी क्या जो राइट सेट ऑफ रेमेडीज देखी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन कालसर्प योग पे। देखिए दोस्तों, अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो काल का मतलब हो गया समय और सर्प का मतलब हो गया सांप। तो इसकी जो डेफिनेशन इंटरनेट में इस तरीके से भी दी गई है कि समय किसी को सर्प के मुंह में लेके जा रहा है, मतलब कि जिसकी पत्री में योग होगा उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव रहेंगे, उसकी पत्री के जितने अच्छे योग हैं सारे निष्फल हो जाएंगे, जीवन संघर्ष में रहेगा। तो क्या ये सब कुछ सही है कहना? देखिए, पहले आप इसके बारे में ये समझिए कि इस पर्टिकुलर योग की जो डेफिनेशन है हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में है या नहीं है या क्या है। तो मैंने लघु पराशरी की बात की जाए, भृतहुरा शास्त्र की बात की जाए, कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं है। यहाँ तक कि जो माने हुए एमिनेंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बीवी रमन सर, के.एन. राव सर की भी अगर आप बात करें तो उन्होंने भी इस कालसर्प को एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज नहीं करा है अपने किसी भी टाइप की रीडिंग में या विश्लेषण में। तो फर्क ये आता है कि इसका जो फल है क्या सही में इतना नेगेटिव की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो देखिए, पहले मैं आपको इसका मेन रेलिवेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कालसर्प योग की पत्री में एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपकी पत्री में जब सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य आ जाएं तो ये कालसर्प योग बनता है। मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मेष लगन की पत्री है और राहु ग्रह की स्थिति लगन में है फर्स्ट हाउस में, केतु ग्रह की स्थिति है सप्तम भाव में तुला राशि में, और सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य आ जाएं तो मतलब ये कालसर्प योग बन गया। अब देखिए, इसकी भी एक एलिजिबिलिटी है या इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि देखिए राहु और केतु की जो मोशन है वो वक्री होता है। इसका मतलब अगर राहु किसी की मेष लगन की पत्री में लगन में फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वहां से राहु जाएगा आपके मीन में, बजाय कि वृषभ में जाने के। वो जाएगा मीन में, मीन के बाद जाएगा कुंभ में, कुंभ के बाद जाएगा मकर में। तो इस तरीके से राहु केतु का ट्रांजिट होगा। तो मतलब अगर राहु मुख है, केतु धड़ है, तो एलिजिबिलिटी ये है कि जो ग्रहों का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो 12th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस में होना चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ कालसर्प योग किसी के पत्री में कालसर्प योग बन रहा है। तो ये दोस्तों एक एलिजिबिलिटी फुलफिल होगी। मतलब सूर्य हो गया, आपके मंगल हो गया, बुध, शुक्र, तो इन सबकी जो स्थिति होगी, शनि मंगल सबकी आपकी या तो कुंभ राशि में हो, मकर राशि में हो, या आपकी वृश्चिक राशि में हो, तो एलिजिबिलिटी फुलफिल होगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी भी समय ये ग्रहों का जो सातों ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन सेकंड हाउस में हुआ, थर्ड हाउस में हुआ, फोर्थ हाउस में हुआ, तो ये इसको कालसर्प योग की एलिजिबिलिटी फुलफिल होती हुई नहीं कहा जा सकता। दूसरी कंडीशन दोस्तों, आंशिक कालसर्प योग भी काफी बार ज्योतिष लोग बोलते हैं कि मतलब सारे ग्रह तो राहु से केतु के एक्सिस के मध्य नहीं आए, लेकिन सिर्फ एक ग्रह बाहर रह गया। मतलब सपोज कीजिए चंद्र राहु से केतु के एक्सिस के मध्य नहीं है, वो सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, और बाकी सारे ग्रह राहु से केतु के एक्सिस के बीच में है। तो काफी ज्योतिष लोग इसको आंशिक कालसर्प योग बोलते हैं कि अगर कालसर्प योग के जो प्रभाव अगर 100% होना था तो 75% तो आपको फल उसके भुगत नहीं पड़ेंगे। तो आंशिक नाम की कोई चीज नहीं है। आप ये बात समझिए, जब खुद कालसर्प योग के एग्जिस्टेंस पे ही इतने सवाल खड़े करे जा रहे हैं तो आंशिक नाम की क्या चीज हो सकती है? या तो आप बीमार हैं या तो आप बीमार नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये भी एक कंडीशन समझ ली। अब देखिए, अगर आपको सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपको इसको एक किसी लॉजिक से या रेलिवेंस से समझना है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए हमारी पत्री में जो 12 भाव हैं, हर एक भाव का कुछ अर्थ है।
और आप इन 12 भावों को सोलर और लूनर क्वालिटीज की तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्क सिर्फ ये हो जाता है जब सारे ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन पत्री में एक तरफ आ जाता है, तो हो सकता है कि जहाँ तक की जो कॉन्सेंट्रेशन हो, जो उसका जो अटेंशन हो, और जो गुणों की भी बात की जाए तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट के गुणों की प्रधानता हो जाए और दूसरे गुणों से वो बिल्कुल लैक कर रहा हो। मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है अगर हम सोलर क्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो जहाँ तक के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हो, सेल्फ एसेशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसकी व्यक्तित्व में कंपैशन की कमी हो, जेनरोसिटी की कमी हो, तो जो लूनर क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर कमी हो जाए। क्योंकि देखिए माना जाता है कि अगर आपके लगन से लेके जो आपका जो 6th हाउस या 7th हाउस तक के जो भाव हैं उनको बोला जाता है कि वो प्रधानता लिए हुए होते हैं आपके लूनर क्वालिटीज़ को, मतलब जो चंद्र शासित जो लूनर क्वालिटीज़ हैं। और जो आपके फिर आप अष्टम से लेके अगर आप 12वें भाव तक जाते हैं तो ये जो भाव होते हैं ये आपके थोड़े सोलर क्वालिटीज़ लिए हुए ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे सेल्फ एसेशन, कॉन्फिडेंस, करियर, एस्पिरेशन, ये चीज़ें ज़्यादा प्राथमिकता ली हुई होती है। तो फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा दोस्तों, अगर ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन राहु से केतु के एक्सिस के बीच एक तरफ सिमट गया तो मतलब लाइफ के एक एस्पेक्ट की तरफ जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो ज़्यादा जा रही है। साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर आपको इसकी एलिजिबिलिटी भी समझनी है तो आप इसमें एक और बात भी देख सकते हैं कि देखिए इसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होने के लिए राहु और केतु का दोनों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए जो गेट कीपर बन के बैठा है, अगर गेट कीपर ही कमज़ोर होगा तो ग्रह उसको जल्दी प्रभावित कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर राहु सपोज कीजिए आपका 1 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, राहु केतु की डिग्रीज, या फिर बिल्कुल ही ऐसी मेच्योरिटी लेवल पे है, या जैसे 29 डिग्री का है या आपका 29.5 डिग्री का है, तो शायद ये हो सकता है कि वो इतना स्ट्रांग ना हो सारे ग्रहों को ओवर पावर करने पे। क्योंकि होने ये वाला है दोस्तों कि राहु कारक है भ्रम का, और मतलब इल्यूजन, भ्रम जबकि भी हम बात करते हैं तो उसके साथ हम लोग जनरली नोट्स को जोड़ के देखते हैं। तो फर्क सिर्फ ये पड़ जाता है जब ऐसा एक्सिस बन जाता है तो उसके साथ ये फल देखे जा सकते हैं कि जो इंसान की जो लाइफ होगी वो थोड़ी सी मतलब फ्री विल वहाँ पे कम हो जाएगी, और जो डेस्टिनी, जो फेट है, वो उसको ज़्यादा गवर्न करेगी, ज़्यादा कंट्रोल करेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में जब मैंने आप लोगों को राहु की महादशा मैंने एक्सप्लेन करी थी, मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि राहु की महादशा के अंदर जब सब पीरियड्स आएंगे तो जब आपके चाहे सूर्य का अंतर हो या शनि का अंतर हो, सबके साथ मैंने आपको फल बताए थे कि राहु की महादशा के अंदर शनि की अंतरदशा अच्छे फल दे सकती है, बुध की, शुक्र की अंतरदशा अच्छे फल दे सकती है, सूर्य की जो अंतरदशा होगी शायद इतने अच्छे फल ना दे। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैंने बात आपको क्लियर करी थी कि जब राहु की महादशा के अंदर केतु की अंतरदशा आएगी तब ये कार्मिक जो नोड्स हैं, तब ये आपकी जो फ्री विल है वो कम कर देगी, और जो डेस्टिनी का जो से होगा वो मैक्सिमम आपकी लाइफ को गवर्न करेगा। तो अब आप सोचिए, आपकी पत्री में राहु और केतु के बीच ही सारे ग्रह आ गए और राहु और केतु ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये जो सडननेस की बात की जाए, आकस्मिक इवेंट्स की बात की जाए, वो किसी की लाइफ का ओवरऑल पैटर्न बन जाएगा। तो फल इसके किस तरीके से जज करे जा सकते हैं, अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, एक चीज़ तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कालसर्प योग जिनकी पत्री में होता है उनकी लाइफ में एक्सट्रीम इवेंट्स काफ़ी होते हैं, अप्स एंड डाउन्स की जो स्थिति होती है वो काफ़ी बनती है। अब देखिए, इसका मतलब नहीं है कि जो अप्स एंड डाउन्स होंगे वो आपके लिए अहितकारी होंगे, आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते। मैंने खुद अपनी रिसर्च में देखा है कि जिन लोगों की पत्री में योग होता है, अगर वो एक लेवल से नीचे गए, बिल्कुल रॉक बॉटम उन्होंने हिट करा, तो जब वो उभर के भी आते हैं तो जिस पोजीशन से वो नीचे गए थे उससे डबल ऊपर जाते हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स भी समझना चाहें तो खुद भारत में भी अगर आप लता मंगेशकर की बात करें, आप जवाहरलाल नेहरू की बात करें, आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो इन सबकी पत्री में कालसर्प योग था। वो अपनी फील्ड में टॉप में पहुंचे और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बने। अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी बात करें तो खुद सिल्वेस्टर स्टैलोन की पत्री में कालसर्प योग था। भाई, उनके जीवन में एक ऐसा समय आया था कि जब वो बिल्कुल होमलेस हो गए थे, लेकिन जब उनके वो रॉकी मूवी मिली या जो उसकी उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, जब उनका अच्छा समय आया तब आप सब लोग जानते हैं कि वो कितनी पीक पे अपनी फील्ड के पहुँचे। उनका तो एक समय ऐसा भी था कि जब उनको अपने एक पेट डॉग को उनको सड़क में किसी वाइन शॉप के बाहर किसी को सेल आउट करना पड़ गया था। तो इस लेवल के भी उन्होंने इवेंट्स अपनी लाइफ में देखे थे। प्रेसिडेंट अगर जॉर्ज बुश की आप बात करें, उनकी पत्री में भी ये योग था। जो बीटल्स के जो ग्रुप के जो बैंड मेंबर थे, पॉल मैकार्टनी, उनकी पत्री में भी कालसर्प योग है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब कालसर्प योग किसी की पत्री में होता है तो लाइफ अप्स एंड डाउन्स की होती है, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स आपके लिए अच्छे के लिए भी हो सकते हैं। वही देखिए, अगर आपको सफल बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे आएंगे। या तो आप एक आम आदमी का जीवन स्वीकार करें, और अगर आपको सफल बनना है तो मतलब आपको लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और वही सारा सामर्थ्य इन लोगों के पास होता है। देखिए, आपको इस तरीके से समझना है कि कालसर्प योग किन के लिए अच्छा है, किन के लिए बुरा है। तो दोस्तों एक बात बताइए
अगर आप मेरे इस चैनल में सिर्फ कालसर्प की वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान सकता हूं कि चलिए आप थोड़ा सा डिनाइल में हैं कि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में राहु ग्रह की पूरी सीरीज़ फॉलो करते आ रहे हैं तब तक आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको कालसर्प योग को भी जज करना है तो आपको राहु की स्थिति जज करनी है। अगर राहु की स्थिति अच्छी रही तो ये कालसर्प योग किसी को माला माल, धनवान, विख्यात, हर चीज़, उसकी हर इच्छा भी पूरी कर सकता है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने मेष लगन की पत्री के एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं। अगर मेष लगन की पत्री में ही सपोज कीजिए राहु ग्रह की स्थिति हुई 3rd हाउस में मिथुन राशि में, जो कि राहु की उच्च की राशि की तरह भी देखा जाता है एज पर ऋषि प्राशरा काफ़ी विद्वानों के मत से। केतु ग्रह चले गए 9वें भाव में धनु राशि में। अब आप देखिए साथ साथ ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके से हुआ कि राहु के साथ ही बुध ग्रह कंजंक्ट है, लगन में सूर्य ग्रह उच्च के बैठे हैं, 10वें भाव में मंगल ग्रह उच्च के बैठे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाकी ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन भी अगर पॉजिटिव रहा, शनि ग्रह और बुध हैं, शुक्र हैं, वो एकादश भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं, तो कौन सी ऐसी इच्छा है जो जातक की पूरी ना हो सके। फ़र्क सिर्फ ये आता है कि अगर आपको कालसर्प योग के फल भी जज करने हैं या आपको उसको एसेस करना है तो आपको राहु और केतु का जो एक्सेस है, उनकी किस भाव में स्थिति है, किस राशि में स्थिति है, वो आपको चेक करनी है। और दोस्तों देखिए इसके जो फल होते हैं वो मैक्सिमम कब फेस करे जा सकते हैं, वो तब होगा जब उनका समय आएगा। समय से मेरे कहने का मतलब है जब राहु की महादशा आएगी, उसकी अंतरदशा आएगी, या गोचर की भी बात करी जाए, जब वो राशि परिवर्तन करेंगे। तो अभी जैसे राहु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, तो जिसकी पत्री में कालसर्प योग होगा उसकी लाइफ में मैक्सिमम ये इवेंट फेस करे जाएंगे, महसूस करे जाएंगे। और वो किस तरीके के होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो आपको पत्री में राहु ग्रह की स्थिति देखनी है कि ये किस एक्सेस में बन रहा है। देखिए जो हमारे अगर आप टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में तो मतलब नॉट आई मीन टू से टेक्स्ट मतलब जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने जो अपनी डेफिनेशन दे दी है पिछले 15-20 सालों में, तो वो उन्होंने देखिए वो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि अनंत काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, कि जिस एक्सिस में राहु केतु का जो एक्सिस बन रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिजल्ट बता दिए कि पहले भाव का राहु है, सप्तम भाव का केतु है, अकाल सर्प बन रहा है तो अनंत काल सर्प योग होगा। और किसी के मैरिड लाइफ में थोड़ा ट्रबल हो सकता है, किसी को स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल एंजाइटी हो सकती है। 2nd हाउस में राहु होगा, 8वें भाव में केतु होगा तो धन की हानि हो सकती है। 3rd हाउस में होगा तो सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ कष्ट हो सकता है। तो ये मैं पूरी तरीके से सही नहीं मानता। आपको सिर्फ ये देखना है कि पत्री में राहु ग्रह की स्थिति कितनी मजबूत है, कितनी कमज़ोर है। अगर स्थिति मजबूत है, सारे ग्रह उसके एक्सेस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब राहु केतु का समय आपका जब महादशा अंतरदशा आएगी तब वो फल आपको ज़्यादा आप एक कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेवल पे महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है, जो राहु का केतु का जो एक्सेस है अगर ये किसी के लिए अच्छा बन रहा है तो ये वरदान की तरह भी काम कर सकता है। भाई देखिए अगर राहु को आपको कोई चीज़ देनी है तो आप जितना मर्जी दिमाग लगा लें, आपकी जो फ्री विल काम ही नहीं करेगी। और जब वो इवेंट होगा तो ऐसे होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सर्विस में थे, आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना था, आप नॉर्मल रूटीन की तरह अपने ऑफिस को जा रहे थे, आपने बस में 2 लोगों को बात करते सुना, आपको वहाँ से आइडिया आया जिसने आपका जीवन परिवर्तन कर दिया। या कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला इंसान आपको एकदम से मिला जिसने आपको आपकी लाइफ का एकदम पैटर्न ही चेंज कर दिया, आप एक्टर बन गए, आप बिजनेसमैन बन गए। तो कोई भी चीज़ जो सडन आकस्मिक तरीके से देनी हो तो ये राहु केतु का जो एक्सेस है कालसर्प का है वो अपने समय में किसी को दे सकता है। तो ये दोस्तों आपको पत्री का जो विश्लेषण है आपको अगर आप करेंगे तो आप इसके फल को एक्यूरेट तरीके से जज कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों जब बात आती है रेमेडीज़ की, तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं काल की, तो काल से रिलेटेड कोई रेमेडी हो तो महाकाल से बड़ी रेमेडी क्या हो सकती है। तो जिसकी पत्री में भी ये योग हो, मैं उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर वो भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव को अपना इष्ट बना के अगर उनकी उपासना करेगा तो इस काल सर्प योग की जो बेस्ट रिजल्ट है वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो भाग्य का काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, और मैंने आपको इतनी बार बताया ही है, भावी मीठी सखी त्रिपुरारी भगवान शिव ही ऐसे हैं जो किसी का भाग्य चेंज कर सकते हैं। तो अगर सावन के महीने में जब भगवान शिव की उपासना की बात की जाए, शिवरात्रि में शिव भगवान की उपासना की बात की जाए, साल में 1 या 2 बार आपको रुद्राभिषेक भगवान शिव का कराना ज़रूरी है। साथ साथ में इसकी 1 स्टॉप सॉल्यूशन पूजा के हिसाब से भी अगर बात करी जाए तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की उपासना आपके लिए अच्छी रहेगी। पर स्पेसिफिकली अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाके एक बार वहाँ पे कालसर्प दोष की निवारण की पूजा करा लें तो मैं कहूँगा कि आपकी जितनी भी कालसर्प के जो इफ़ेक्ट है, अगर वो आपको नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर रहा है तो मतलब वो आपको उससे आप निजात पा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों मैं एक बात जानता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ हो, चाहे वो बीमारी हो, संकट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको ईश्वर से जोड़ रहा है। भाई आप घर आके अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं
तो इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है। फ़र्क सिर्फ यह आ जाता है कि जब इस दोष के नाम पे आपको कोई इररिलेवेंट, कोई बेसलेस रेमेडीज़ आपको रिकमेंड कर रहा है और आप भटक रहे हैं, आप पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर, आपकी ऑलरेडी आप फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू गुजर रहे हैं और किसी ने ऐसी रेमेडी बता दी कि आपसे 40,000 मांग रहा है, 50,000 मांग रहा है, आपको डरा रहा है, तो ये फिर देखिए बेसलेस बात है। तो इस तरीके के प्रपंचों से मैं आपको बचने की सलाह दूंगा। पर हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कालसर्प दोष के बारे में, कालसर्प योग के बारे में, यही सब कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं बताना चाहता था। मैं दोबारा यही कहूँगा कि बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन, आपकी पत्री में राहु ग्रह की जो स्थिति है उसको पुरानी वीडियोस में जाके अध्ययन कीजिए, किस भाव में है, किस राशि में है, अकॉर्डिंग जो फल होंगे वो आप प्राप्त करेंगे जब राहु और केतु का समय आएगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो